गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे, डीलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले मैं आपको डीलिमिटेशन का अर्थ क्या होता है ये समझाता हूं। डीलिमिटेशन लिटरली मींस द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ अ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ स्टेट दैट हैज अ लेजिस्लेटिव बॉडी। विधायी निकाय वाले किसी राज्य में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण प्रक्रिया परिसीमन होती है। तो बहुत सारी चीज ऊपर से चली गई होगी। अब समझो सिंपल तरीके से डीलिमिटेशन कमीशन क्या है और इसका काम क्या है। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि आपकी स्टेट में लोकसभा से कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, यानी कि कितनी सीटें हैं आपकी स्टेट के अंदर लोकसभा की, बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताएं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, राइट, जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप, यानी कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी पे एक रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं और उन्हें हम लोग चूज करके जो है वो इलेक्ट करके बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं, राइट, कि काफी सारे लोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े होते हैं। आपको पता होगा इलेक्शन के दौरान काफी सारे लोग खड़े होते हैं, उनमें से आप एक को चूज करते हैं और वो फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो बन जाते हैं। लोकसभा के इलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो राइट, वैसे ही स्टेट के इलेक्शंस हम लोग को देखने को मिलते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो इलेक्ट किया जाता है लोगों को, तो वो भी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के होते हैं, राइट, तो उनको जो है वो इलेक्ट किया जाता है, राइट। तो आता है ना क्वेश्चन कि आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीटें हैं, यानी कि ये फलाना स्टेट की, इसकी लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की कितनी सीटें हैं इस स्टेट के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं और कई बार तो पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू में डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि आपके स्टेट की बताइए कि लोकसभा से कितनी सीटें हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीटें हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, राइट, जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे लोग खड़े होते हैं, नेता खड़े होते हैं, जिन्हें आप क्या करते हो, इलेक्ट करते हो और फिर उन्हें लेजिस्लेट एमएलए बनाते हो या एमपी बनाते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हो। तो ये जो एरिया है, ये जो बाउंड्री है, ये जो टेरिटरी है, इसको बनाने का काम होता है डीलिमिटेशन कमीशन का। थोड़ा सा मैं डेप्थ में जाऊंगा इसमें, आप ये चीज ध्यान में रखिए, ये जो डीलिमिटेशन यानी कि जो बाउंड्रीज जो बनती है ना, ये बाउंड्रीज एरिया के ऊपर आधारित नहीं होती है। ये बाउंड्रीज किसके ऊपर आधारित होती है? पॉपुलेशन के ऊपर, राइट, हमारी जनसंख्या के ऊपर जो है वो आधारित होती है ये बाउंड्रीज। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, राइट। सिंपल तरीके से ये ध्यान में रखना है कि जिस स्टेट के अंदर जितनी ज्यादा पॉपुलेशन, उस स्टेट की सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा के अंदर। यकीन नहीं आ रहा तो आप उत्तर प्रदेश, आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हम लोग को उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें भी वहीं की हैं। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक है कि हमारी कंट्री के अंदर जो पार्लियामेंट है, राइट, या फिर अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो उसमें कौन बैठते हैं? उसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, यानी कि इंडियन पॉपुलेशन चूज करती है अपने लीडर को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को। किस पर्पस के लिए? कि वो रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए कानून बनाए। तो ये जो लीडर हैं जिन्हें हम चूज करते हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये पॉपुलेशन का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं लीडर, राइट। और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज कुछ इस प्रकार से बनाती है डीलिमिटेशन कमीशन कि हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसका जो रेशियो है वो प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्ट हो पार्लियामेंट के अंदर या लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, यानी कि लोग प्रॉपर तरीके से, जैसे फॉर एन एग्जांपल 10 लोग हैं, 10 लोग हम लोग को देखने को मिलता है कि एक मेंबर को चूज करेंगे, ठीक है, यानी कि 10 लोग, बहुत आसान कैलकुलेशन में आपको बताऊंगा, 10 लोग एक मेंबर को चूज करेंगे। अब लेट्स से कि एक पर्टिकुलर, एक बड़ा घर है जिसमें 20 लोग रह रहे हैं, तो 20 लोग उस घर, आप घर को स्टेट मानो, ठीक है, आप एक घर को स्टेट मानिए, एक घर के अंदर 20 लोग हैं, तो वहां से कितने सदस्य चूज किए जाएंगे? 2 सदस्य, राइट, क्योंकि हमने पॉपुलेशन की बात करी कि 10 लोगों में एक लोग को जो है वो चूज करना है, यानी कि 10 लोग एक इंसान को चूज करेंगे। तो 20 लोग हैं तो मतलब वहां पर 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाएंगी, उस एरिया को डिवाइड कर दिया जाएगा 10-10 में, राइट, तो वहां से 2 रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। अब कोई एक ऐसा घर है
जहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 30 लोग रह रहे हैं तो वहां पर 3 लोगों को चूज किया जाएगा। तो जितनी स्टेट की जितनी पॉपुलेशन उतनी सीटें उस स्टेट की हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि इस प्रकार से बनाना है पार्लियामेंट के अंदर कि पार्लियामेंट जो है वो स्टेट को नहीं, वो पूरे इंडिया को जो है वो रिप्रेजेंट करे। क्योंकि पार्लियामेंट स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करती है, स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करती है? अगर पार्लियामेंट की अगर हम बात करें लोकसभा की स्पेशली, क्योंकि आप लोकसभा के सदस्य को ही चूज करते हो, राइट, तो वही तो जो है वो इंडियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। क्योंकि पार्लियामेंट का जो इलेक्शन हम लोग को जनरल इलेक्शन जो देखने को मिलता है, राइट, वो किसके लिए? अब जैसे पीएम की बात करें, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की बात करें, राइट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लीडर होते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन है? राइट, यानी कि आपने पूरी इंडियन पॉपुलेशन ने जो पार्टी को जो चूज किया है, जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिले हैं, राइट, जो पार्टी अमंग द रेस्ट ऑफ द पार्टीज मेजॉरिटी में है। मैंने इसलिए बोला अमंग द रेस्ट ऑफ द पार्टी, मैंने टोटल मेजॉरिटी इसलिए नहीं बोला क्योंकि हमें पता है कि 50% से कम भी, यानी कि इंडियन पॉपुलेशन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को चूज नहीं कर रही, यानी कि 50% से भी कम इंडियन पॉपुलेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी को चूज कर रही है, तो भी वो जीत जाती है। क्यों? क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि लेट से कि 4 पॉलिटिकल पार्टी हैं, ठीक है, 4 पॉलिटिकल पार्टी मैं मान लेता हूं, एक पॉलिटिकल पार्टी को 30% वोट मिले, एक को 20% वोट मिले, एक को 25% वोट मिले और एक को रेस्ट ऑफ द वोट मिले, तो जीतेगी कौन? 30% वाली, राइट, क्योंकि अमंग द रेस्ट इसको सबसे ज्यादा मिले हैं, तो इसने मेजोरिटी जो है वो अपनी बना ली, है ना। फिर कोलिशन के केस में यही चीज हम लोग को देखने को मिलती है, गठबंधन वाली सरकार जो हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, कि उस केस में तो वो एक अलग सिनारियो, वो मैं आपको अलग समझाऊंगा। बट मैं अभी आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है, राइट, तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करती हैं। तो ये जो डीलिमिटेशन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाती हैं, ये एरिया के आधार पर नहीं बनाती हैं, ये पॉपुलेशन के आधार पर बनाती है, पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए बनाती है। तो ये एक मेन पॉइंट है जो आप रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि यहां पर लोग गलती करते हैं। अगर स्टेटमेंट आ जाता है कि डीलिमिटेशन कमीशन एरिया वाइज, राइट, एरिया वाइज कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाती है, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। वो एरिया वाइज नहीं बनाती, वो पॉपुलेशन को देखकर कि उस एरिया में कितनी पॉपुलेशन रह रही है उसको देखकर वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाती हैं। तो दिस इज द मेन थिंग। तो अभी ओवरऑल आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि कार्य क्या होता है डीलिमिटेशन कमीशन का, परिसीमन आयोग का, कि कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने का, राइट। तो ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, राइट। आगे की जो है वो चर्चा करते हैं। तो डीलिमिटेशन कमीशन आप समझ गए है क्या ये, राइट। और ये बहुत ही पावरफुल बॉडी है, इसको डीलिमिटेशन कमीशन या फिर बाउंड्री कमीशन के नाम से जो है वो जाना जाता है। और ये बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसके जो ऑर्डर होते हैं वो कानून के समान होते हैं, फोर्स ऑफ लॉ का नेचर होता है इनके ऑर्डर्स का। मतलब कि आप इनके ऑर्डर को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो, राइट। और साथ ही साथ डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002 के तहत इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, एक या तो सिटिंग या फिर रिटायर्ड जज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एज अ चेयरमैन के तौर पर, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा नॉमिनेट किए गए कोई इलेक्शन कमिश्नर इसके सदस्य हो सकते हैं। और स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं इस बॉडी के। तो ऐसे करके ये 3 मेंबर की बॉडी हमें देखने को मिलती है। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डीलिमिटेशन की बात की गई है डीलिमिटेशन कमीशन की? तो यस, की गई है। आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 में। आर्टिकल 82 में मेंशन है कि हर एक सेंसस के बाद डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो बनाया, पार्लियामेंट जो है वो बनाए, राइट, एक कानून के तहत डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो इनैक्ट करे, लागू करे हर एक सेंसस के बाद। तो ये आर्टिकल 82 कहता है। और आर्टिकल 170 कहता है कि जिस प्रकार से पार्लियामेंट के लिए डीलिमिटेशन कमीशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज हम लोग को देखने को मिलती है कि जो बनाती है, तो सेम स्टेट जो है उनको भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाए डीलिमिटेशन एक्ट के तहत हर एक सेंसस के बाद, राइट, कि स्टेट के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हर एक सेंसस के बाद जो है वो बनाई जाए डीलिमिटेशन एक्ट के तहत। ये आर्टिकल 170 कहता है, राइट। बट अभी आप ये चीज ध्यान में रखिए, अभी डीलिमिटेशन कमीशन को फ्रीज कर दिया गया है टिल 2026, 2026 तक फ्रीज कर दिया है। 2026 के बाद का जो सेंसस जो बनेगा, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 2031, तो उसके बाद हम लोग को डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो पूरे इंडिया के लिए देखने को मिलेगी। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक डीलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड।
तो अभी गाइज ये टॉपिक न्यूज में इसीलिए आया है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन की जो हेड है, राइट, इनकी जो चेयरमैन है, रिटायर्ड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, तो इनसे अभी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ डिटेल्स जो है वो मांगी है, तो दैट्स व्हाई ये टॉपिक न्यूज में आया है। बट मैं आपको ये जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में भी कुछ चीज बताना चाहता हूं। तो इस कमीशन ने अभी हालांकि कहा है कि बहुत जल्दी ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। इन्होंने ये भी चीज कही है कि जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो टोपोग्राफी जैसी यानी कि भौगोलिक स्थिति वहां की जैसी है, काफी दुर्गम इलाके जो है, डिफिकल्ट टेरेन जो है, वहां पर संचार के साधन की अगर हम लोग बात करें या फिर कन्वीनियंस की यानी कि ट्रांसपोर्ट वगैरह की बात करें, तो कह रहे हैं कि इन सब चीजों को भी ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट जो है वो बनाएगी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड, कि कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो वहां पर तैयार करनी है, राइट। और आपको बता दें गाइस कि इस कमीशन को एक कार्य सौंपा गया है कि 83 सदस्यीय विधानसभा जो हम लोग को जम्मू एंड कश्मीर की देखने को मिल रही है, 83 मेंबर असेंबली, तो उसमें 7 और सीटें जो है वो बनानी है, मतलब 7 और कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो निर्धारित करनी है। तो ये कार्य जो है वो सौंपा है जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन को। और पहला डीलिमिटेशन एक्सरसाइज जम्मू एंड कश्मीर के अंदर तब आई थी जब डीलिमिटेशन कमेटी 1951 में बैठी थी। इस समय जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली थी, जिस समय जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करता था, उसमें 25 मेंबर थे। और पहली फुल फ्लेज डीलिमिटेशन कमीशन बनाई गई थी 1981 में, और उसने 1995 में अपनी रिपोर्ट्स प्रस्तुत करी थी, राइट। किस सेंसस के आधार पर? 1981 के सेंसस के आधार पर, 1981 जनगणना के आधार पर। फिर उसके बाद कोई भी डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो बनाई नहीं गई। फिर 2020 में डीलिमिटेशन कमीशन गठित की गई। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अभी ये अपनी एक्सरसाइज कंडक्ट कर रही है। इसको कार्य सौंपा गया है कि 7 और सीटें ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो है वो बनाएगी, तैयार करेगी, राइट। और इवन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो कम्युनिटी है, उनके लिए रिजर्वेशन भी जो है वो यहां पर ग्रांट किए गए हैं। और आज की रेट में टोटल नंबर ऑफ सीट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 83 से बढ़ाकर 90 जो है 90 जो है वो की जा रही है, राइट। और इसके अलावा 24 सीटें जो होंगी वो रिजर्व करी जाएंगी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले एरिया के लिए, और उसको खाली रखा जाएगा, राइट। और गाइस, परिसीमन अधिनियम 2002, डीलिमिटेशन एक्ट 2002 और दूसरे जम्मू एंड कश्मीर के जो और भी काफी सारे जो बिल्स हम लोग को देखने को मिले, राइट, जो अगस्त 2019 में लाए गए, जिस समय जम्मू एंड कश्मीर का बाइफर्केशन किया गया। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत, तो इसके प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा पिछले 6 मार्च 2020 को केंद्र शासित प्रदेश के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों को फिर से निर्धारित करने के लिए जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का गठन किया गया। तो पिछले साल ये डीलिमिटेशन कमीशन जम्मू एंड कश्मीर की बनाई गई कि जम्मू एंड कश्मीर जो बाइफरकेट हो गई, आज की डेट में आप सभी लोग जानते हैं कि लद्दाख यूटी और जम्मू एंड कश्मीर यूटी बन गई है। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो असेंबली है, राइट, तो एक तो उसकी यूटी वाली असेंबली के लिए मतलब एक्चुअली सीटें जो है वो कितनी होनी चाहिए, तो उस चीज को निर्धारित करने के लिए इसको बनाया गया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, लोकसभा के लिए कितनी सीटें होनी चाहिए, इसको निर्धारित करने के लिए डीलिमिटेशन कमीशन बनाई गई पिछले साल। तो इसको लेकर ये पूरा टॉपिक था, बट मैं उम्मीद करता हूं डीलिमिटेशन कमीशन का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वोटर आइलैंड जो है वो क्या होता है, तो सिंपल सी चीज बस आपको ध्यान में रखनी है। ये बेसिकली एक प्रकार की कंट्रोवर्सी, जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, इनको डर ये है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो अभी डीलिमिटेशन की प्रोसेस जो हम लोग को देखने को मिल रही है, परिसीमन की जो प्रक्रिया जो है वो चल रही है, तो उसके कारण ऐसा ना हो कि कुछ लोग जो है वो ग्रुप्स क्रिएट कर दें, कुछ ऐसी टेरिटरी को क्रिएट कर दें, जैसे वोट बैंक जो होता है ना, सेम उसी चीज से रिलेटेड जो है वो उसको रखा गया है। बाकी जम्मू एंड कश्मीर की डीलिमिटेशन प्रोसेस से रिलेटेड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी चीज जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, और स्पेशली डीलिमिटेशन कमीशन या बाउंड्री कमीशन क्या होता है, ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना है। इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, ये टॉपिक बार बार जो है वो रिपीट हो रहा है न्यूज में।